General V.K. Singh, Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Civil Aviation, Joint Secretary Transport और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया से कुलीग, I welcome you all on behalf of Ministry of Road Transport and Highways and Honorable Minister Road Transport and Highways. I welcome you all to this media interaction by Honorable Minister. As you are all aware that this vehicle scrapping policy, voluntary vehicle modernization program was announced in the Parliament during the budget speech by Honorable Finance Minister, and subsequently Honorable Minister Road Transport and Highways presented this scheme in the Parliament on 18 March of this year. There were a lot of questions from everybody. Recently, you have seen that the policy was launched by Honorable Prime Minister in Gandhinagar during the Investor Summit held in state of Gujarat, and the various features was explained by the Prime Minister himself. So, further to this, Honorable Minister has decided to interact with national media in Delhi to answer all of your questions. So, this event is being organized today. Now, I would request our Joint Secretary Transport to brief you about the salient features of this policy. आदरणीय मंत्री महोदय जी, आदरणीय राज्य मंत्री महोदय जी, मीडिया से आए हुए सभी साथी, देवियों और सज्जनों, आज बड़ा अच्छा दिन है जब हम लोगों ने एक जो सपना देखा था कुछ वर्षों पहले स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में, वो मूर्त रूप ले चुका है, साकार हो चुका है, वो पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ ये इस इंटरेक्शन में हूँ, जिसमें इसके मुख्य फीचर्स से आपको अवगत कराऊंगा। काफ़ी चीज़ें पहले भी मीडिया में निकली हैं, पर अब और व्यवस्थित रूप से हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ। इसके उद्देश्य क्या है, इस पॉलिसी के उद्देश्य क्या है? पहला तो ये है कि जो पुराने और अनफिट वाहन हैं, जो करीब 1 करोड़ है, हम लोग का एक वाहन डेटाबेस होता है NIC का, तो उसमें है कि जो 15 साल से पुराने वाहन हैं, जिनका फिटनेस वैध नहीं है और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ख़त्म हो चुका है, तो वो करीब 1 करोड़ ऐसे वाहन हैं। तो उनको हटाना वो परम उद्देश्य है। उनसे क्या प्रॉब्लम और उनको हटा के जो नए वाहन आएंगे उससे क्या लाभ होंगे, ये मुद्दा है। नए वाहन जो हैं, जैसा आपको विदित होगा, इनके जो डिज़ाइन है इसमें सुरक्षा पर अहम जोर दिया गया है। इसमें कई चीज़ें, क्रैश नॉर्म्स इवॉल्व हुए थे 2019 में, उसका ये अनुपालन करते हैं। इसमें एयरबैग है, सीट बेल्ट का प्रावधान है, तो इससे जो है सुरक्षा बढ़ती है यात्रियों की, और जो पैदल चलने वाले लोग हैं सड़कों पर, उनकी भी सुरक्षा बढ़ती है। दूसरा, ये फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा है। ये ऐसा अनुमान किया गया है, हम लोगों ने एक स्टडी की थी कि अगर पर्सनल कार लें, स्विफ्ट डिज़ायर का एक उदाहरण लिया गया था, नए कार और पुराने कार के बीच तुलना की गई थी कि 5 वर्षों में करीब 1,15,000 रुपये की बचत होती है। वो कैसे होती है कि फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा है ये नए गाड़ियाँ, इसमें मेंटेनेंस का खर्च कम लगता है, और हम लोगों ने जो इसमें कंसेशंस दिए हैं, जो आपको बाद में बताऊंगा, एक तो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, अगर पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो करीब 4 से 6% स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फी माफ़ हो जाएगी, ऑटो इंडस्ट्री कुछ डिस्काउंट देगी, तो सब मिला जुला के, और रोड टैक्स में भी कमी आएगी, सब मिला जुला के 1,15,000 रुपये की बचत 5 वर्षों में है। और यह बचत ट्रक के क्षेत्र में 5 वर्षों में करीब 8,32,000 रुपये की। तो ये बहुत ही पुरजोर बेनिफिट है, लाभ है नए वाहनों का, और ये हम लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा
ग्राहकों तक भी ये बात पहुंचे कि इसमें कितना बड़ा लाभ है इन नए वाहनों को लेने में। तो इससे ये भी है कि नए वाहनों का स्पेयर पार्ट मिलता है, पुराने का तो आपको स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेगा, उसमें भी दिक्कत है। तो इसलिए ये विन विन सिचुएशन है कस्टमर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। इससे ऑटो सेक्टर की मांग बढ़ेगी, रोजगार के कई अवसर आएंगे, करीब 35,000 रोजगार आएंगे और इसमें करीब 10,000 करोड़ का निवेश ऐसा प्रोजेक्टेड है। फिर इससे जो स्क्रैप निकलेगा वो ऑटोमोटिव, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता देगा। तो इससे आयरन जो फाउंड्रीज हुए, स्मेल्टिंग हुआ, ये सारे उद्योगों में ये काफ़ी स्क्रैप का उपयोग होगा। आपको शायद मालूम होगा कि हम लोग काफ़ी स्क्रैप आयात करते हैं, करीब 23,000 करोड़ वर्थ आयात होता है, तो उस पर भी चेक होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। फिर एक उद्देश्य ये भी है कि जो अनौपचारिक इसमें सेगमेंट है, कबाड़ी वाले हैं, इनफॉर्मल प्लेयर्स हैं, उनको भी हम लोग इसमें साथ में संयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन है MSTC, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन, तो उसने एक योजना बनाई है हम लोगों से बातचीत करने के बाद कि वो कबाड़ी वालों को एज कलेक्शन एजेंट रखेंगे, उसको उन लोगों को कमीशन देंगे ताकि गाड़ियाँ उनसे उपलब्ध हों। ये एक तरफा नहीं रहेगा, यहाँ से जो स्क्रैप जनरेट होगा उसको बेचने के लिए भी उनसे मदद देंगे, उनको सेलिंग एजेंट भी बनाएंगे और स्क्रैप बेचेंगे, सेकेंड हैंड स्पेयर्स बेचेंगे, उससे उनको भी कुछ राशि मिलेगी। तो ये दो तरफा, और इससे ये उम्मीद की जाती है कि अनौपचारिक और औपचारिक जो दोनों सेगमेंट्स हैं उनमें एक संयोजन हो, एक सामंजस्य हो। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं इस पॉलिसी के। अगले स्लाइड पर हम लोग चलें। यहाँ फोकस क्या है कि जो वाहन अनफिट हैं उनको स्क्रैप करना है। अब आपको थोड़ा नियमों के बारे में बता दूं। दो तरह के मुख्य वाहन होते हैं हमारे, कमर्शियल वाहन और निजी वाहन। कमर्शियल वाहन में क्या होता है कि पहले 8 वर्ष की अवधि जो होती है, उनकी आयु जो होती है, तो हर 2-2 साल पर फिटनेस टेस्टिंग होती है और उसके बाद सालाना टेस्टिंग होती है हर साल। निजी वाहन का है कि 15 साल का एक बार ही वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद री रजिस्ट्रेशन के समय फिर से फिटनेस टेस्ट होती है। तो ये है कि अगर ये फिटनेस टेस्ट में ये फेल कर जाते हैं, यहीं से कहानी शुरू होती है कि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन हम लोग प्रावधान है उसका, उसमें अगर इन गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट फेल हो जाता है एक बार, तो उसको एक और मौका मिलेगा, 1 महीने के समय मिलेगा, जबकि वो फिर से कह सकता है कि हमें फिर से उसको टेस्ट कराना है। मान लीजिए वो भी फेल कर गया, उसके बाद एक अपील का भी प्रावधान है जो 7 दिनों के अंदर करना है। अगर इन तीनों कंडीशंस में वो फेल कर जाता है तब वो वाहन खत्म हो गया, एंड ऑफ लाइफ हो गई इसकी, और फिर वहां से रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में उसको भेजना है। तो ये लिंकेज है, पहले ऑटोमेटेड टेस्टिंग होगी, फेल हुआ, अंततः जब फेल हुआ तब उसको रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग यूनिट में भेजा जाएगा। तो यही हम लोगों ने सोचा है इसके बारे में। और 1 अप्रैल 2023 से हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भारी कमर्शियल वाहन हैं उनको, उनका अनिवार्य है ये टेस्टिंग कराना ATS में। अभी तो कुछ दिन तक तो वॉलंटरी रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से वो अनिवार्य हो जाएगा। और जो बाकी वर्ग हैं कमर्शियल व्हीकल्स के और पर्सनल व्हीकल, उनके लिए भी यह जांच अनिवार्य हो जाएगी 1 जून 2024 से। तो ये हम लोगों ने रोड मैप बनाया हुआ है जिसके तहत फिटनेस टेस्टिंग होगी और स्क्रैपिंग होगी। अगले, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल होने का अनुमान है, और इसमें ये देखा गया है कि जो 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें इन ELVs की हिस्सेदारी करीब 76% है। सबसे ऊपर दिल्ली है, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि जो आपके टेबल पर देख रहे हैं। अगला, तो इसमें कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने वाहन स्क्रैप करें, ये एक मुद्दा है। तो इसमें हम लोगों ने ऐसा प्रावधान रखा है कि जब एक गाड़ी स्क्रैप होती है, जब जाती है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर में, तो उसके बदले में उसे वाहन के जो मालिक हैं उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा। और यह बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर उनको सारे प्रोत्साहन मिलेंगे। क्या क्या प्रोत्साहन मिलेंगे? एक तो होगा कि नई गाड़ी जब लेंगे और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा। दूसरा है
कि रोड टैक्स पर छूट है जो स्टेट गवर्नमेंट लागू करते हैं। गैर परिवहन वाहन यानी कि जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उन पर 25% तक की छूट है, और जो कमर्शियल वाहन हैं उन पर 15% तक की छूट है। और ये कंसेशन 8 साल तक मिलेगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर और 15 साल तक मिलेगा नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर, ये प्रावधान है। फिर हम लोगों ने एक पत्र लिखा है सियाम को, जो कि ऑटो ओईएम्स की एसोसिएशन है, तो उनको लिखा है कि कम से कम आप 5% का छूट दें नए वाहन पर जो कि सीडी के अगेंस्ट खरीदे जाएंगे। फिर जो आरवीएसएस है उस पर पूरी तरह डी रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। हम लोगों ने ये भी प्रावधान रखे कि कहीं भी किसी भी राज्य का वो वाहन हो वो कहीं और भी स्क्रैप किया जा सके, ऐसा नहीं कि उसी राज्य में होगा। ये तो इंसेंटिव हुए, प्रोत्साहन हुए। डिसइंसेंटिव भी हम लोगों ने रखा है। क्या डिसइंसेंटिव है कि पुरानी गाड़ियों को अगर आप रखते हैं तो उस पर आपको खर्च ज़्यादा पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? एक तो ये है कि 15 साल से जो पुराने वाहन हैं उसमें जब दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसका शुल्क बढ़ा दिया गया, उसकी फीस बढ़ा दी गई है। फिटनेस टेस्टिंग जो होती है फिटनेस एजेंसी द्वारा उसकी भी फीस बढ़ाई गई है, और जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए शुल्क है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो ये है कि पुराने वाहन आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उसके री रजिस्ट्रेशन में। एक और हम लोगों ने सलाह दी है राज्य सरकारों को, एक एडवाइजरी कहते हैं जो फरवरी में ही दी है, ग्रीन टैक्स के बारे में। ग्रीन टैक्स ऐसा है कि कुछ राज्य ऑलरेडी इम्पोज कर रहे हैं, करीब 6-7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हम लोगों ने ये कहा है कि आप, और उसकी राशि बहुत कम है, 200 रुपये है, कहीं 300 रुपये है, तो हम लोगों ने कहा है उसको आप फिक्स कीजिए रोड टैक्स के साथ। रोड टैक्स जितना आप लेवी करते हैं उसका 10 से 25% आप ग्रीन टैक्स लेवी कीजिए। तो ये एक है सलाह। इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। कहा है हम लोगों ने कि जो अल्टरनेट फ्यूल पर गाड़ियाँ चलती हैं, जो इलेक्ट्रिक, उस सब पर नहीं किया जाए, ये सिर्फ पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पर हो, और टाइप ऑफ व्हीकल के हिसाब से भी कि जिसमें ज़्यादा पोल्यूटिंग है उसको ज़्यादा ग्रीन टैक्स दिया जाए। पर ये एडवाइजरी है, ये रूल नहीं है। हम लोगों ने एडवाइस दिया है स्टेट को। अगले इसमें चाहिए तो इस प्रक्रिया में हम लोगों ने 5 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाले हैं, और इसमें ये होता है कि जब हम लोग वेबसाइट पर डालते हैं तो स्टेक होल्डर्स का, लोगों का उस पर सजेशन आता है, कमेंट्स आते हैं, टिप्पणी आती है। उसके बेसिस पर हम लोग फिर उसको रिवाइज करते हैं और फाइनल नोटिफिकेशन निकालते हैं। फिर वो लॉ के पास जाता है और फिर इशू होता है। तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकले, उस पर काफ़ी सुझाव आए। एक नियम में तो करीब 250 सुझाव आए, और पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय लगा। एक एक सुझाव को हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा, और उन सुझावों से ये नियम बड़े परिष्कृत हुए, काफ़ी इनमें निखार आया है। और इससे फिर हम लोगों ने अब फाइनल नोटिफिकेशन सारे बन चुके हैं, बस आखिरी स्टेज है। मुझे लगता है 10, 12, 15 दिनों में कई नोटिफिकेशन निकल जाएंगे। तो ये 5 नोटिफिकेशन क्या हैं? एक तो है कि जो सरकारी वाहन हैं जो 15 साल से पुराने हैं उनको एंड ऑफ लाइफ मान दिया जाएगा, और ये होगा 1 अप्रैल 2022 से। बाकी एक स्क्रैपिंग सेंटर रूल्स का नोटिफिकेशन है, एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का नोटिफिकेशन है, फिर है जो फीस हम लोग बढ़ा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस टेस्टिंग फीस, उसमें जो बढ़ा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन है, और जो मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दे रहे हैं हम लोग सीडी के अगेंस्ट, उसका एक नोटिफिकेशन है। तो ये सारे, और ये सारे बाकी जितने हैं वो 25 सितंबर 2021 से लागू हो जाएंगे। यही हम लोगों की योजना है। अगले बच्चे, तो ये मैंने जैसे पहले कहा 25 सितंबर को ये नियम प्रभावी हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2023 से भारी कमर्शियल वाहनों के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग अनिवार्य हो जाएगा, और 1 जून 2024 से सभी वर्गों के वाहनों के लिए भी ये अनिवार्य हो जाएगा। अगला चीज, इस नीति के, इस पॉलिसी के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। एक है RVSS, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, और दूसरा है ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, ATS। इसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बता ही दिया था पहले। अगले, तो जो RVSS है जहां फाइनली व्हीकल जाएगी स्क्रैप होने के लिए, तो हम लोगों ने ये इसमें काफ़ी कम नियम रखे हैं, और इसमें मंत्री जी का विशेष आग्रह था कि इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग पेचीदा नहीं बनाएं, सरल रखें। उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने ऐसा किया है। बस ये रखा है कि पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं CPCB के, SPCB के, उन्हें पूरा किया जाए, और वो भी इमीडिएटली नहीं, वो 6 महीने के दौरान वो फुलफिल हो जाएं।
लेबर के अगर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं स्टेट्स में तो उसको पूरा किया जाए। फिर इसको हम लोगों ने वाहन जो डेटाबेस है उसके साथ सभी आरवीएसएस को लिंक करेंगे, और हम लोग एक अलग से पोर्टल भी बना रहे हैं जिसमें सारे आवेदन होंगे फॉर आरवीएसएस एक्सेट्रा, और इनका लिंक होगा एनसीआरबी और पुलिस के डेटाबेस से भी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। क्यों होगा कि कहीं कोई गाड़ी चोरी का तो नहीं है, किसी का कोई किसी एक्टिविटी में तो नहीं शामिल हुआ है, तो उससे एक लिंकेज होगा, उससे क्लियरेंस होगा, तभी उसकी स्क्रैपेज होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी जो स्क्रैपिंग होती है इनफॉर्मल सेक्टर में, उसमें जो रियलाइजेशन होता है, जो मूल्य मिलता है स्क्रैप से, वो मुश्किल से 70 से 75% होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक है करीब 95%। तो उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोगों ने यह भी लिखा हुआ है अपने नियमों में कि इन आरवीएसएस में साइंटिफिक रूप से वो स्क्रैपिंग की जाएगी, रिसाइकलिंग होगी, ताकि अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो जाए। इस संदर्भ में एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 129 भी हम लोगों ने इशू किया हुआ है। उसमें हम लोगों ने रिसाइकलिंग के टारगेट्स दिए हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस तरह से डिज़ाइन करें वाहनों को जिसमें रीयूजेबिलिटी और रिसाइक्लेबिलिटी कम से कम 80% हो बाई मास। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, कम से कम है, तो उसमें और आगे बढ़ा जाएगा। तो इसमें एक प्रमुख चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक की ओर 3 चीज़ें हम लोग लेके आए हैं कि रीयूज करना, कि जो स्पेयर सैल्वेज हुआ है उसको किस तरह से रीयूज करके रिसेल करना, रिसाइकल करना, प्रोडक्शन में फिर से उसका उपयोग करना, और रिकवर करना, वेस्ट को रिसोर्सेज में बदलना है। ये 3 आर्स हैं जिससे हम लोग अधिक मूल्य निर्धारण की ओर बढ़ेंगे, अधिक रियलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। फिर जैसा मैंने पहले कहा था कि अभी जो कबाड़ी वाला वर्ग है उसके साथ जुड़ने की बात है, उसमें हम लोग उनको कलेक्शन एजेंट बनाने की बात कर रहे हैं। अगला चीज तो ये इसमें निवेश प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक तो सिंगल विंडो पोर्टल होगा, उसी में सारे आवेदन आएंगे और 60 दिन के अंदर उसमें अप्रूवल देना होगा। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो डीम्ड अप्रूवल होगा कि मिल चुका इसमें, और इस पोल्यूशन स्टैंडर्ड, लेबर स्टैंडर्ड और भी राज्य के अगर कुछ प्रावधान है तो उनको भी शामिल किया जाएगा। हम लोग DPIIT के साथ मिलकर इस सिंगल विंडो पोर्टल पर काम कर रहे हैं, और किसी भी राज्य में स्थित आरवीएसएस दूसरे राज्यों से भी व्हीकल्स को ले पाएगा, और इसमें कहीं RTO जाने की जरूरत नहीं होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ये सारा डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगला चीज हम लोगों ने प्रोजेक्शन ये किया है कि अगर जो छोटा आरवीएसएस है जिसकी सालाना क्षमता करीब 25,000 व्हीकल्स की है, और उसमें करीब 14 से 16 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर शायद लगे, और जो बड़ा वाला मीडियम सा है 50,000 की कैपेसिटी का, उसमें करीब 18 से 20 करोड़ की लागत लगेगी। दोनों में करीब IRR जो होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो अगर ओवर पीरियड ऑफ 20-25 साल देखें तो करीब 15% का ऐसा प्रोजेक्शन है। हम लोगों ने डिटेल कैलकुलेशन किए, और ये कैसे किए हैं, अभी जो ऑलरेडी हैं आरवीएसएस उनसे लिया है, ग्लोबल जो आरवीएसएस हैं उनसे भी फिगर्स लिए गए हैं कि किस तरह से काम होगा, और कुछ प्रोजेक्शन बना है कि कैसे करीब 20-25 साल में एक अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाएगा। और इसका ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लोगों ने समझा। हम लोग जब गांधीनगर में थे तो पहले ही जब समिट हुआ 7 MOUs साइन हो गए, जो कि 6 गुजरात में और 1 आसाम में। इससे स्पष्ट है कि जो निवेशक हैं उनको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल वेंचर है, इसीलिए वो सामने आए और उन्होंने ये MOU साइन किया। अगला फिर मैंने बताया था आपको ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की स्थापना के बारे में। इसमें बड़े पारदर्शी रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से टेस्टिंग होगी। ये जो टेस्ट लेन्स होते हैं, इसमें 2 लेन्स होते हैं या 4 लेन्स होते हैं, तो वहाँ पर जब टेस्टिंग होगी तो वहाँ रिजल्ट नहीं आएंगे, वहाँ मास्क कर दिया जाएगा, रिजल्ट को छिपाया जाएगा और सीधे सेंट्रल सर्वर में जाएगा। सेंट्रल सर्वर से जाके फिर जो ओनर है उसको पास कम्युनिकेशन जाएगा कि ये पास हुआ या फेल हुआ। हम लोगों ने अपने नियमों में बहुत विस्तार से लिखा है कि कौन कौन से टेस्ट करने होंगे, उसमें पास फेल का क्या प्रावधान है, और कौन कौन से टेस्ट इक्विपमेंट रखने होंगे ऑटोमेटेड स्टेशन में, वो भी बहुत विस्तार से हम लोगों ने लिखा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें निजी क्षेत्र सामने आए, और PPP भी मॉडल हो सकता है जो सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय वहाँ के लोग मिलकर बनाएं।
तो ये भी ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ा होगा और सब कुछ ट्रांसपेरेंटली, जांच का कब समय होगा, बुक करना, उसके नतीजे घोषित करना, दोबारा जांच कराना, सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर ही होगा। अगले 4-5 वर्षों में 75 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है और पूरी तरह अगर देखा जाए भविष्य में करीब 500 ऐसे स्टेशन बनेंगे। उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है एक समय आए कि हर जिले में एक ATS की ज़रूरत पड़े। डिपेंड करता है कितने व्हीकल्स जनरेट होंगे, कितना उसमें फ्लो आएगा। अरे इसके भी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्शन की है। इसमें लागत कम लगती है, RVSF से कहीं कम लगती है ये, और बहुत जल्दी ये प्रॉफिटेबल भी हो जाता है। तो ये अगर छोटा ATS है 2 लेन का, तो उसमें 6 से 7 करोड़ की लागत है। जो 4 लेन का है उसमें 13 से 14 करोड़ का है, और दोनों में भी IRR करीब 15% का ऐसा एस्टिमेट किया गया है। और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी शुरू होती है, RVSF की थोड़े समय बाद शुरू होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ संक्षेप में मैंने आपको बताया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संयुक्त सचिव महोदय। आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस पॉलिसी को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के जो कुलीग्स हैं उनके काफ़ी सवाल तो आपके इस प्रेजेंटेशन से ही समाप्त हो गए होंगे। जैसा कि आपने कहा कि RVSF और ATS इस पॉलिसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 पिलर हैं, और पॉलिसी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मंत्रालय ने ऑलरेडी इतने विजनरी स्टेप ले रखे हैं। ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के लिए ऑलरेडी मंत्रालय की एक स्कीम पिछले कुछ वर्षों से चालू है, और देश भर में लगभग 26 ऑटोमेटेड स्टेशंस ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, और जिसमें से 7 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, और बाकी सब भी डिफरेंट स्टेजेस में हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी तैयार हो जाएंगे। तो इस विषय में ऑलरेडी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम मंत्रालय उठा चुका है, और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमको कदम कदम पे मार्गदर्शन मिलता रहा, और जैसा कि मंत्री जी का सरल स्वभाव है उसी के अनुसार उन्होंने हमको बार बार प्रेरित किया, और हम लोगों ने डांट भी सुनी कि ये रूल्स जितने बिजनेस फ्रेंडली बन सके, पीपल फ्रेंडली बन सके, उनको बनाइए। सारी प्रोसेसेस इसमें IT ड्रिवन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉमन सिटीजन के लिए वो काफ़ी मददगार साबित होंगी। अब मैं माननीय राज्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे सामने अपने विचार व्यक्त करें। हमारे मंत्रालय के बहुत ही यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी, यहाँ पर बैठे सभी मीडिया कर्मी और हमारे मंत्रालय के अधिकारी, आपने अभी पूरा एक सुना कि इसमें क्या क्या चीज़ें RVSF के लिए की जा रही हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है उसका क्या उपयोग है, हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड विद इट, व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वॉल्व्ड इन इट, and what are the benefits that will accrue. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब आप इसके बारे में लिखें तो लोगों को थोड़ी जानकारी ज़रूर है कि इसका ये उद्देश्य है और इससे ये फायदे होने वाले हैं और इसमें आपको ये प्रोत्साहन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, so that they understand that it is not a one-way street where a thing is being forced on them. It is beneficial in all ways for people who will establish it, people who will get their unfit vehicles scrapped. The word is unfit. Vehicle fit नहीं है, वो सड़क पे नहीं चलना चाहिए. It will save lives, it will save fuel, it will save pollution, and it will also ensure that the vehicle which is scrapped further adds to the economy. So these are the important points, and
I'm sure you would have a lot of questions which you want to clarify in your own way, because for everything there is always something which is behind it. और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके सब संशयों का, सब सवालों का जो आपके मन में आते हैं उसको दूर। मैं केवल इसके इम्पैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे देश के इकोनॉमी का पिछले अनेक सालों में जो अनेक महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए हैं, उसमें ये सबसे ऐतिहासिक, रिवोल्यूशनरी और हमारे ग्रोथ रेट को और आत्मनिर्भर भारत को निर्माण करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय है। ऐतिहासिक क्यों है? पहली बात तो ऐसा है कि देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर टोटल 7.5 लाख करोड़ का है। 7.5 लाख करोड़ की उलाढाल टर्नओवर इस क्षेत्र में होती है और इसमें से 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। हमारे देश के इकोनॉमी को मजबूत करने वाला ये है कि 3.5 लाख करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। आपको जानना होगा कि आप बहुत सी अपनी ये 2 व्हीलर्स है, बजाज है, हीरो है, टीवीएस है, आपको आश्चर्य होगा इनके प्रोडक्शन का 50% प्रोडक्शन ये एक्सपोर्ट करते हैं। आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे या अफ्रीकन देशों में जाएंगे तो हर जगह पर आपको ऑटो रिक्शा, बसेस, ट्रक अपनी दिखेगी। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश में स्वाधीनता के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, करीब 50 से 50 लाख लोगों को डायरेक्ट और करीब 75 लाख, उन्हें 25 लाख और इनडायरेक्ट, ऐसे 75 लाख लोगों को इसने रोजगार दिया है। तो आप समझिए कि आज बड़े प्रमाण पर इस क्षेत्र में हमारे देश में जवान तरुण लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करा है और एक्सपोर्ट बढ़ाने से वेल्थ बढ़ेगी। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी इंडिया में आप तो लोग सभी अध्ययन करते ही हैं, अब वर्ल्ड के जितने रेप्यूटेड ब्रांड्स है ऑटोमोबाइल के, लगभग 99% ब्रांड इंडिया में प्रेजेंट है। तो ये सभी ब्रांड जो है ये आने वाले समय में इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर जो हम काम कर रहे हैं उसमें से मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि 5 साल के अंदर हमारा देश वर्ल्ड का नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। अब ये नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में कॉपर है पर हम कॉपर इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में एल्यूमिनियम है पर हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश में आयरन ओर है पर हम स्टील आयरन ओर ये वेस्ट 23,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको मोटी तौर पर इतना ही कहूँगा कि अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से अभी कम से कम 3 लाख करोड़ हमारी मेटल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से ये स्क्रैपिंग पॉलिसी से ये जो 3 लाख करोड़ का इंपोर्ट है ये हम लोग कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। अभी जैसे हमने प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन कहा था कि हम 23,000 करोड़ का स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अब इंटरनेशनल लेवल पर स्टील प्राइस हमारे से दुगना है। भारत में जो स्टील प्राइस है वो अमेरिका में हमसे दुगनी है। वहाँ 2.25 लाख से 2 लाख रुपए पर टन स्टील मिलता है और हमारे यहाँ 60,000 रुपये। और इसके बाद में हमारे देश में हम लोग लगातार प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अभी देश में इंटरनेशनल प्राइस और हमारे से आज दुगनी है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या हुआ कि हमारी एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमारे यहाँ स्टील की प्राइस ये लगभग दुगना बढ़ी है, तो सब लोग अड़चन में आए। इसका कारण
आयरन ओर का शॉर्टेज है, स्टील का शॉर्टेज है। अब ये जो स्क्रैपिंग होगा, इससे हमारे को जो वेस्ट स्टील मिलेगी, उससे हम लोग रिसाइकलिंग करके इस डिमांड को हम पूरा करेंगे, तो हमारे देश की वेल्थ में उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। ये स्कीम 2015 से शुरू है। तब मैं शिपिंग मंत्री था और मैंने ये निर्णय किया कि कांडला पोर्ट में, जेएनपीटी में 16 मीटर हुआ, कांडला में 18 मीटर हुआ, टुटीकोरिन में 18 मीटर हुआ। हमने सब पोर्ट का ड्राफ्ट बढ़ाया। ड्राफ्ट बढ़ाने का मतलब ऐसा है कि अगर 18 मीटर का ड्राफ्ट होगा तो 2 लाख टन का सामान लेकर शिप आ सकता है, और अगर ड्राफ्ट 16 मीटर का होगा तो 1.5 लाख टन का आएगा, और 14 मीटर का होगा तो 1 लाख टन का ही आएगा। तो एक शिप में हमारे आसपास के देशों में और वर्ल्ड में, आप अगर कभी फॉरेन में जाओगे तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसी पुरानी गाड़ियों की ऐसी बिल्डिंगें जैसी खड़ी होती है, वैसे उसका भंगार खड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है। अब हम उसको कंटेनर मोड में लाकर, यानी एक एक को प्रेस करके उसके कंटेनर बनाकर, ये कांडला जैसे पोर्ट में 2 लाख टन का मटेरियल आएगा, जिसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, रबर है, प्लास्टिक है। और वही कोशिश ये है, गुजरात का कार्यक्रम आपने सुना होगा कि हम वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तैयार करेंगे, और ये पूरे रॉ मटेरियल को वहीं वैल्यू एडिशन करके उसके स्पेयर पार्ट बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे। और कंपोनेंट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, उसका भी एक्सपोर्ट है। तो हमारे यहाँ जो आज आप लोग व्हीकल यूज कर रहे हो, कोई छोटे छोटे इकोनॉमिक मॉडल यूज कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे अंदाज से 25 से 35% प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की संभावना है, क्योंकि ये जो मटेरियल जो वेस्ट निकलेगा ये सस्ता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देश के इकोनॉमी को, ग्रोथ को बढ़ाने वाला और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाने वाला ये है। इसमें रिकवरी जो है, विशेष रूप से पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री जो है, वो कोविड के पहले हम लोग 10% तक ग्रोथ हुई थी, और अभी हमारे यहाँ कोविड के बावजूद भी काफ़ी जगह पर ग्रोथ हमने बढ़ाई है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इन्होंने देश की जीएसटी कलेक्शन में हो, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल में हो, बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो स्क्रैपिंग में रॉ मटेरियल अवेलेबल होने के कारण, आपको पता है हमारा एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है ज़्यादा, हमारा कॉपर इंपोर्ट होता है, और इसलिए मैंने, जब मैं एमएसएमई मंत्री था तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी ऐसा हमने प्लान करके क्या क्या हमारे देश में तैयार हो सकता है, इसकी योजना हम कर रहे थे। उसी में ये स्क्रैपिंग ऐसी बात है कि जिससे हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, इसका इंपोर्ट कम होगा, और जो प्लास्टिक और रबर है उसका रिसाइकलिंग होगा। अब ये जो स्क्रैप के बारे में आपको 2-3 बातों के बारे में मैं अक्सर लगातार कहता हूँ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as a knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. और दूसरी बात, मैं 10 साल से ये कहते आ रहा हूँ, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई वेस्ट नहीं है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप, और डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो इसका ये उदाहरण है। और इसमें अभी जो हमारी बैटरीज होती है, उससे लिथियम आयन बाहर निकलता है। आपको पता होगा कि हम 86% लिथियम आयन बैटरी देश में तैयार कर रहे हैं, और जल्दी ही हम 100% तक बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की कीमत ही 40-50% जाती है, स्कूटर और इसमें। जैसे ही बैटरी की कीमत कम हो जाएगी तो पेट्रोलियम और डीजल व्हीकल की तुलना में ई व्हीकल सस्ता भी हो सकता है। मेरा अनुमान है कि सस्ता होगा, और उसकी कॉस्ट भी कम है। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करता हूँ नागपुर में, तो मैं पेट्रोल की गाड़ी जो बुलेट प्रूफ यूज़ कर रहा था तो वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का फ्यूल खर्चा करती थी। अब मैं 2,000 रुपये मेरा खर्चा है, तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूमता हूँ। अब आप में से सभी पत्रकार हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर लेंगे, तो बहुत से लोगों के पास तो गाड़ियाँ हैं, तो आप 6,000 रुपये, 7,000 रुपये तो पेट्रोल में, डीजल में खर्चा करते होंगे।
अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ली तो ये कीमत आपकी 1000-1200 रुपये में आ जाएगी, तो 5000 रुपये महीने का आपका सेविंग हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने आपको प्रेजेंट की, कि पहले हमारे सेफ्टी के बारे में हम उदार देते हैं। अब मैंने पिछले कुछ दिनों में, जैसे आप लोगों से चर्चा होती है, सजेशंस आते हैं, हमने इकोनॉमिक मॉडल में भी एयर बैग मैंडेटरी कर दिया। पहले क्या चलता था, सामने 2 थी की मैंडेटरी की थी, तो मैंने नाराज होकर कहा कि सामने वाले 2 लोगों की जान बचनी चाहिए, पीछे वाले मरने चाहिए। ऐसा आपको लगता है? वो कुछ नहीं, इकोनॉमी मॉडल हो, लग्जरी मॉडल हो, लोगों की जान बचनी चाहिए, और हमने इसमें अब एयर बैग मैंडेटरी कर दी। दूसरी बात, आज एक ट्रक जो चल रहा है पुराना, वो अगर बंद हो गया तो 15 नए ट्रक जितना पोल्यूशन करेंगे उतना पोल्यूशन ही एक ट्रक कर रहा है। आप जो पुरानी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, जो 12 गाड़ियां जितना पोल्यूशन करेगी उतना आज की आपकी पुरानी गाड़ी कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही। ये जो BS4 से हम लोग BS6 पर गए एमिशन नॉर्म पर, उसके कारण टेक्नोलॉजी बदल गई। और इसलिए हमारे, अब मैं दिल्ली के लोगों को तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि पोल्यूशन क्या है। हम लोग भुगत भुगी है दिल्ली में, पूरे वर्ल्ड में। मैं लंदन में गया था तो लोग बोल रहे थे हमने दिल्ली का टिकट कैंसिल किया। बोला क्यों कैंसिल किया? बोले दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है, हमने आते दिल्ली। अब दिल्ली के पोल्यूशन को कम करना है तो ये ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन बहुत बड़ा, 35-40-25। और ये अगर हमारी पूरी, ये मैं मजाक में कहता हूँ, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस थी, मैं राज्य का नाम नहीं बताता, तो मैं अभी उसका भी मंत्री हूँ, तो मैं बोलता हूँ आपकी बसेस की विशेषता एक ही है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो मुझे मंत्री महोदय बोले, उनको लगा मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, बोले बताइए क्या है? मैंने बोला तुम्हारे बस में हॉर्न छोड़कर सब बजता है। मैं नाम नहीं लेता, पर आप आजू बाजू के स्टेट में जहाँ टप से लोग बैठते हैं तो हॉर्न छोड़कर सब बजता है ऐसी बसें। पोल्यूशन का तो कोई यही नहीं था। तो मुझे लगता है कि इससे हमको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। ये रेयर अर्थ मेटल से, स्क्रैपिंग से नियोडीमियम रेयर अर्थ मेटल्स उसमें मिलेंगे, और उसमें जो NdFe मैग्नेट है बनता है, वो EV व्हीकल मोटर के लिए अपने को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, वो इंपोर्ट बंद हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि इससे इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। आज अगर आपकी कॉस्ट, देखो मर्सिडीज और BMW हमारे देश में क्यों आए? वो जो कार वो जर्मनी में तैयार करती है, अगर कार वो 25 लाख में तैयार कर रहे हैं, तो इंडिया में उसी क्वालिटी की कार वो इंडिया में 16 लाख में बना, क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट, हमारी पावर कॉस्ट, हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट उसकी तुलना में कम है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में 2 लाख टन स्टील का भाव है और हमारे यहाँ भी 60,000 रुपये टन है। तो अमेरिका में अगर जो गाड़ी बनाएगा वो 2 लाख टन का रुपए से स्टील लेगा, और हमारे देश में लेगा वो 60,000 रुपये के कर रहा है। तो हम तो 60,000 को भी 40,000 करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करने से हम वर्ल्ड मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। अभी आप पोर्ट पे जाओगे तो मुंबई में बीपीटी पे जाओ, ऐसे हजारों गाड़ियाँ खड़ी है, 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार गाड़ियाँ, ऐसी नई गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही, बसेस खड़ी है, टाटा की, महिंद्रा की, वॉल्वो की, सब की, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में। अभी मैं अगले महीने में इलेक्ट्रिक पर चलने वाले ट्रैक्टर को लॉन्च कर रहा हूँ, और मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर जो डीजल पर था वो CNG पे कन्वर्ट किया, वो लॉन्च किया था। आप उस दिन आए थे, तो 1.25 लाख रुपए साल की कमाई उसमें बचत है। तो पहली बात तो ऐसी है कि इसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे कंपोनेंट्स का भी, और इससे रोजगार और निर्माण होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा था, हमने सभी मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट की है कि आप इनका सेल 25% बढ़ेगा। ये कुछ लोगों ने लिखा है कि अगर पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा तो 100% लोग मेरे अंदाज से नई गाड़ी खरीदी करेंगे। तो इसका डिमांड जो है एग्जिस्टिंग जो है उससे कम मेरे अंदाज से 20 से 30% सेल बढ़ेगा।
सेल बढ़ेगा तो राज्य सरकार को और भारत सरकार को जीएसटी में, भारत सरकार को कम से कम 40,000 करोड़, राज्य सरकार को 40,000 करोड़ जीएसटी बढ़ेगा, क्योंकि नई गाड़ियों का सेल बढ़ेगा, नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, पोल्यूशन कम होगा, और इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके कारण भी एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्टिंग कम होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। और इसलिए ये जो पॉलिसी है ये बहुत विन विन सिचुएशन में है, और इसलिए हमने मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट की है कि हमने जो बाकी कंसेशन दिए इसमें 5% वो फिनिश उनका जो नया मॉडल होगा जो बाजार में जो ये सर्टिफिकेट लाएगा उसको वो 5% कंसेशन दे। अगर कोई 20 लाख रुपए की कार है नई और अगर वो सर्टिफिकेट देगा तो उसको 5% यानी 20 लाख के कार के ऊपर कम से कम उसको 5% में मुझे लगता है 50,000 रुपये उसको 50,000 रुपये उसमें कंसेशन मिलेगा। जितनी महंगी कार 60 लाख की लेगा उसमें 3 लाख मिलेगा। तो नेचुरली इसके कारण लेने वाले को भी कंसेशन मिलेगा। अब जो वो कंसेशन में मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी और उसके साथ फ्यूल कॉस्ट भी कम करने के लिए हम अनेक प्रयोग कर रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इसकी जो विशेषता है इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन रखे। जब ये बात अभी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं बहुत नाराज हूँ। मैंने बोला कोई ऑफिस में नहीं आना, सब डिजिटल करो, सिंगल विंडो क्लियरेंस डिजिटल है, कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसीजर है, ओनली रजिस्ट्रेशन, नो ऑथराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट ग्रांट रिव्यू इन 60 days और डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, all environment norms to be followed locally, all declaration on a self certificate basis। अब मेरी आपसे अनुरोध है कि इसके पूरे अध्ययन के बाद मैं ये मानता हूँ कि हर देश में, जैसे दिल्ली मुंबई में तो खूब खोलेंगे, और हर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में वो जो भंगार में कार जाएगी उसके ट्रांसपोर्ट करने में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होती। तो मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि 100 किलोमीटर में एक स्क्रैपिंग सेंटर होना ही चाहिए, तो इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इसलिए कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक, और कभी कभी कुछ डिस्ट्रिक्ट जो डेवलप है जैसे कानपुर है, लखनऊ है, यहाँ 5-5 जा सकते हैं। तो फिटनेस सेंटर और ये जो हमारे स्क्रैपिंग सेंटर ये बड़े प्रमाण पर खोलकर हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन ये हमारे 3 बिग कंसर्न हैं। और क्लाइमेट चेंज की बात आप सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने पेरिस अकॉर्ड पर साइन करने के बाद अब हम 38% हमारी पावर ग्रीन पावर है। अब हम एनर्जी सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि हमारे देश का अभी इंपोर्ट बिल 8 लाख करोड़ का है पेट्रोलियम का, और ऐसा ही चलता रहेगा तो 5 साल के बाद वो 15 लाख करोड़ का होगा। और 15 लाख करोड़ का जब इंपोर्ट होगा क्रूड का तो पोल्यूशन इससे दुगना होगा। फिर आज दिल्ली की जो अवस्था है पोल्यूशन की वो इससे और 2 गुना खराब होगी, तो क्या होगा आप ही विचार करना। अब हेल्थ प्रॉब्लम हमारे दिल्ली इस क्षेत्र के बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो इस समय पोल्यूशन को कम करना, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए ग्रोथ को बढ़ाना, रोजगार की निर्मित बढ़ाना, और देश को अगर आगे ले जाना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना। और आज भी हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 व्हीलर में 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये मेरा अनुमान है कि शायद ये पॉलिसी आने के बाद कॉम्पिटिटिवनेस के कारण हमारे देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट भी 50% पर जाएगा, बढ़ेगा। तो उससे रोजगार होगा, वेंडर जो होंगे उनके काम मिलेंगे, लड़कों को रोजगार मिलेगा, और एमएसएमई में इसके क्लस्टर्स तैयार होंगे। तो ये विन विन सिचुएशन की पॉलिसी है। आपसे हमने ये अहमदाबाद में लॉन्च किया है, पर हमारा जो रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसको जितना सिंपल भाषा में समझाना उतना कोशिश हमारे राज्य मंत्री जी, जॉइंट सेक्रेटरी और मैंने की है। इसमें कमियां नहीं है ऐसा मैं दावा नहीं करता। जितने जितने लोग जो सजेस्ट करेंगे वो कमियां होगी तो सुधार, वी आर ओपन फॉर दैट। और इसलिए ये पॉलिसी यशस्वी होना ये सभी स्टेक होल्डर्स और देश के इंटरेस्ट में है।
ये एक हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरी पॉलिसी है। देश के इतिहास में स्वाधीनता के बाद हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला, जैसे आपको पता होगा कि पहले एम्बेसडर और फिएट 2 ही गाड़ियाँ और टाटा और महिंद्रा थी। बाद में मारुति शुरू हुई, मारुति से सुजुकी शुरू हुई, अब तब रोड पर केवल फिएट एम्बेसडर, अभी कोई फिएट एम्बेसडर है ही नहीं। अब पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर बदल गया, चेंज हो गया। इसका फायदा कितने लोगों को रोजगार मिला। आप अनेक शहर ऐसे हैं, गुड़गांव जैसे शहर की जो रौनक का कारण अगर कोई है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऐसी देश की रौनक पूरी बढ़ाने वाली ये इंडस्ट्री है। स्क्रैपिंग से एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, पोल्यूशन को नियंत्रण से जनता का बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इन सब पॉलिसी को आप पॉजिटिव रूप से जनता के पास लेकर जाएं, और टेक्निकल सब्जेक्ट होने के नाते अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका होगी तो उन सब बातों का निरसन करने का हम कोशिश करेंगे। और आपके मार्फत अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा अगर ये टेक्निकल सब्जेक्ट सिंपल मेथोडोलॉजी के साथ अगर लोगों के पास जाएगा तो इसको सक्सेस मिलेगा। और इसीलिए मैंने तय किया था अहमदाबाद में ही कि दिल्ली में आप सबको बुलाकर आपको ये पूरे प्रोजेक्ट का, इसका किताब, इसकी पॉलिसी, इसके डिटेल्स, ये टेक्निकल जितनी हम सब आपको दें, और फिर आपके मन में अगर इसके बाद कुछ शंका भी होगी तो उसका भी निरसन करें, और आप इसको सपोर्ट भी करें देश के हित में, और इसके ऊपर लिखे कार्यक्रम करें। निश्चित रूप से हम इसके ऊपर आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप विशेष रूप से मेरे निमंत्रण पर आए हैं, मैं आपके आभार भी व्यक्त करता हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद आपको भोजन भी करके जाइए, यही आपसे अनुरोध है। अब आपको फोरम में आपको जो पूछना है आप पूछिए, मैं उसके जवाब देने की मैं राज्य मंत्री जी और जॉइंट सेक्रेटरी भी हम आपको कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। मेरा 2 सवाल है। हाँ, एक तो आज जो प्रेजेंटेशन में जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बोला कि 17% जो आपका जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं है गाड़ियाँ, वो दिल्ली में है। और हम इस सरकार के एक बहुत खूबी एक क्वालिटी देखते हैं, इससे हर चीज़ पे 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्स। तो ये 1 नेशन 1 फिटनेस नॉर्म क्यों नहीं होगा दिल्ली में? जो है 10 साल के बाद आपको चाहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बंद हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 सर ने और एक बात कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो रोड टैक्स में छूट दे सकते हैं, ये आपका एक एडवाइजरी है, ये रूल में इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कितने स्टेट ने एग्री किया है? जो आपने 15% 25% कहा, वो कितना देंगे बोले हैं? अगर वो नहीं मानते हैं फिर पूरी पॉलिसी जो है थोड़ा सा लोगों को इतना लुभाएगा नहीं। इसमें पहले आपने दिल्ली के बारे में कहा, तो एक जुडिशियल ऑर्डर है यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, तो वो 10 साल और 15 साल का है, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन जहाँ तक रोड टैक्स की बात है, ये एडवाइजरी नहीं है, ये रूल में हम लोग चेंज ला रहे हैं। ये एक फ़र्क है दोनों में। एज सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को कंकरेंट लिस्ट में पावर है कि हम प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन डिसाइड कर सकते हैं। उसके तहत हम लोगों ने ये रूल में चेंज किया। इट इज़ नॉट एन एडवाइजरी रोड टैक्स, क्योंकि वी आर ऑथोराइज्ड अंडर द कंकरेंट लिस्ट कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें ये अभी फाइनल रूल अब निकलेगा, जो ड्राफ्ट रूल में था। कुछ स्टेट्स ने ज़रूर कहा कि भाई कैसे करें, लेकिन हमने उनको भी संतुष्ट किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कंकरेंट लिस्ट में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, उसी के तहत। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो संविधान में है। जो स्टेट कानून बनाते हैं वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है, जो सेंट्रल बनाती है वो सेंट्रल लिस्ट के। ये हमारा सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में, और इसमें हमारा अधिकार है और इसमें हमने किया। दूसरी बात, ये राज्य सरकार पर इससे राज्य सरकार का रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि 25 से 30% ऑटोमोबाइल सेल जो बढ़ेगा उसका GST आधा राज्य को जाने वाला, आधा केंद्र को जाने वाला, तो ये फायदे का है। दूसरी बात, मैं सभी राज्य सरकार को और केजरीवाल जी को भी, दिल्ली की सरकार को भी आह्वान करूँगा कि पोल्यूशन हमारी बिग कंसर्न है दिल्ली में, और इसलिए ये पॉलिसी हमने राज्य सरकार के सहयोग से हमको इम्प्लीमेंट करनी है। और हमारा उद्देश्य है कि देश में नए रोजगार निर्माण हो, पोल्यूशन कम हो और लोगों को सस्टेनेबल जीवन मिले। और इसलिए मेरा विश्वास है कि इसमें कोई ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का है।
और भारत की सभी राज्य सरकारें इसमें हमें सहयोग करेगी और रेवेन्यू कम नहीं होगा किसी का। देखो ये आप समझ लीजिए कि जो सेल 25 से 30% बढ़ेगा जो नई गाड़ी खरीदी करेगा। अगर पुरानी गाड़ी स्क्रैप ही नहीं करेगा तो नई गाड़ी खरीदी नहीं करेगा। अगर पुरानी स्क्रैप करेगा और नई खरीदी करेगा तो फिर आपको टैक्स तो मिलना ही है उसके ऊपर, तो उससे इकोनॉमी ग्रोथ होने वाली है हमारी। तो ये राज्य सरकार, भारत सरकार, समाज के सभी स्टेक होल्डर सबके फायदे की विन विन पॉलिसी है। इसमें किसी को हमने चार्ज नहीं किया। नहीं, अभी क्या है, दिल्ली में हमारे पहले ही ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर दे दिए, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर जो है हमसे भी ज़्यादा कड़े हैं। अब वो लीगली स्पीकिंग whatever the decision from the green tribunal, it is binding on Delhi government, तो उनको वो करना पड़ेगा। अब वो शायद अगर उनको लगता है तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाकर भारत सरकार के नए लेजिस्लेशन में जाकर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऑर्डर हमको इम्प्रूव कराएंगे, तो वो लीगल प्रोसीजर है। पर ओवरऑल हमें लगातार सुप्रीम कोर्ट सब डिपार्टमेंट को पोल्यूशन के बारे में लगातार, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलाया भी था, तो कोविड के कारण वो 2-3 बार मैं आ नहीं पाया, तो आज सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। तो हमें जुडिशियरी, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार और सभी स्टेक होल्डर, कंज्यूमर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सब के सहयोग से ये सबके लिए विन विन है। अगर पत्रकार भी अपनी गाड़ी बदल देगा तो फिर उसका लाइफ सिक्योरिटी बढ़ेगी और उसका फ्यूल का खर्चा कम होगा। यानी कोई सेक्शन ऐसा नहीं कि जिसके लिए फायदे का नहीं। तो मेरा क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड जो आपकी पूरी स्क्रैपिंग पॉलिसी है, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लोग लेके आना चाह रहे हैं, उससे क्लैश कर रही है कहीं से, क्योंकि अगर आप स्क्रैपिंग में आपने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 15 ईयर्स है पेट्रोल में, वो डीजल में 10 ईयर्स है। अब वो जब स्क्रैप हो जाएगा उसके बाद जो सीएम को आपने रिक्वेस्ट करा है कि 5%, दैट इज अ वेरी विशफुल थिंकिंग कि वो लोग सीएम वाले आप लोग एग्री करेंगे नहीं जब तक आप डिक्टेट नहीं करेंगे उनको। सर हमारी तरफ देखकर आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट नहीं होगी? तो 5% आपने कैलकुलेशन में बोला सर 50,000 1 लाख रुपए साफ कह नहीं पाएंगे आपको, हो जाएगा विश्वास। तो मैं क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोग का पीछे था कि वी विल बी शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल by 2030. Sir, there is no contradiction between this policy and electric vehicle. कोई नहीं है। पुराने 15 साल पुराने व्हीकल को स्क्रैप करना ये विषय अलग है, और इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक एलएनजी, बाद में बायो एलएनजी और बाद में ग्रीन हाइड्रोजन, ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये हम सब फ्रंट पर काम कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी का $5 बिलियन इकोनॉमी का, उसमें कितना परसेंटेज आप लोग इसके थ्रू अचीव कर पाएंगे? मैं उसका हिसाब अभी मेरे पास नहीं है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। वर्ल्ड के पूरे ब्रांड यहाँ हैं। इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 50 लाख लोगों को और इनडायरेक्ट 25 लाख, ऐसे 75 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और ये देश की इकोनॉमी से एक्सपोर्ट बढ़ने से और इसका टर्नओवर बढ़ने से, इसके जो वेंडर्स हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, तो हमारे ग्रोथ में, हमारे जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 पर कौन है? जीएसटी देश को और राज्यों को मिलता देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ओवरऑल ये सबके लिए फायदे का है। और इससे 5 साल के अंदर जो मेरा सपना है कि हिंदुस्तान को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 का हब बनाना। और इसलिए मैंने कहा कि वो पुराना देश भर का पहले एक था कि भंगार लाना, बाद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से बंदी थी। कोई खराब बैटरी यूज की हुई बैटरी लाना नहीं, यूज किए हुए टायर लाना नहीं। अब मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को लिखा है, अलाउ करो वेस्ट टू वेल्थ। अब उससे बड़ा ये जो बैटरी है उससे लिथियम निकलेगा, ये जो टायर आएंगे उसकी पाउडर से रोड अच्छे बनेंगे बिटुमेन में डालकर। तो अब क्या है कि हर चीज को वेस्ट से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बिल्कुल फायदे का। और आत्मनिर्भर भारत में मैं आज हिसाब नहीं लगाया, पर इसमें ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर होगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आफ्टर 47 इंडिया का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर
इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देने वाला सेक्टर। हिंदुस्तान में ये सेक्टर अगर और बढ़ेगा, 1.5 गुना होगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रेट कम होंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो वर्ल्ड में हम लोग इसमें लीडर बन जाएंगे। तो इसका बेनिफिट हमारे देश को होगा, इसी से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। Sir, I have a question, sir. So this policy is a wonderful one and it should have come long back. But the successful implementation of the policy will depend upon investors. When the investors come in to set up scrapping centers as well as testing centers. And since it is in the domain of the state, so what would be your suggestion to the state to attract investments in those testing centers and scrapping centers? What kind of incentives they can provide? Or even if the center wants to provide any kind of incentives for this kind of investment. Actually, already from our government, we have given lot of incentives. Now the state government is planning to make the policy where they are encouraging the scrapping centers and fitness centers. They are all on PPP mode. So they are also offering lot of concessions. Already Gujarat government has finalized the policy. And already they deciding already where to establish the centers, and the Alang is the place where the scrapping is the historical place. Alang is the important because all ship scrapping is going on. On the same, that Alang is going to create jobs for 5 lakh people by this policy. So they are making industrial clusters in that area. So the Tamil Nadu may open it to Tuticorin, or Kerala may something open in Cochin. Maharashtra may open it in Ratnagiri or something in Goa near to that. So on the different logistic point of view, they can. Our idea is to make starting of one scrapping center in one district, one center, one fitness center. But some of the district, the number of vehicles, actually this 1 crore is the data available of which year? 3 साल पहले का। तो ये बंगाल, एक बात याद रखो, पॉपुलेशन की ग्रोथ और व्हीकल की ग्रोथ दोनों हिंदुस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप समझ लेना कि ये 3 साल पहले के 1 करोड़ है, आज कितना होगा, अब वो 1.5-2 करोड़ हो गया। तो ये इतना अवेलेबल है कि इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ेगी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में 5-5 करने पड़ेंगे, क्योंकि 100-150 किलोमीटर 100 किलोमीटर के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से सभी राज्य सरकार इसको पॉलिसी बना रही है, प्रोत्साहित कर रही है। और ये पीपीपी अभी इन्होंने, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, इन्होंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको बताया वो 15 है। हम NHAI में काम करके रोड बनाते, हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12 है। तो हमारे यहाँ तो भीड़ है पूरी, 30% बिलो जाके 12 IRR होने के बाद भी लोग दौड़ रहे हैं। अब ये 15 है, ये इनका, मैं भी बिजनेस मैनेजमेंट वाला हूँ, इनका IRR जो है ये कॉन्जर्वेटिव है। मैं इनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, इनको रिस्पेक्ट करते हुए मैं सुझाऊंगा, इन माई एस्टिमेट द IRR इज मोर देन 80 में नहीं, इज जस्ट लाइक ए गोल्ड माइन। बहुत पैसा मिलेगा और अच्छा प्रोजेक्ट है, आप अच्छा इसको वकालत कराइए, जो आप में से भी कोई खोलना चाहता है तो खोल दीजिए, बहुत कमाई होगी। सर मेरा एक सवाल है कि ये जो इसमें SME इन्वॉल्व होगी, छोटे छोटे प्लेयर्स होंगे, वो स्क्रैप कलेक्ट करेंगे वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे, तो ये स्क्रैप खरीदने के लिए ये जो बिग प्लेयर्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उनकी कुछ पॉलिसी होगी कि कैसे स्क्रैप? जरूरत ही नहीं है सर। अभी देश में एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील, ये जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो 3 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट हो रहा था। अभी आपको बताओ, अभी जर्मनी से स्क्रैपिंग करके हुए पार्टिकल, मैंने हमारे कंसल्टेंट को पूछा था, वो क्या करते हैं, पूरी गाड़ी के टुकड़े निकालते इतने छोटे से, और उसमें 42% एल्यूमिनियम है और रबर है, प्लास्टिक है, स्टील है। तो मैंने एक को पूछा कि ये तुम स्क्रैप खरीदी करो, बोले करेंगे, फिर इसका अलग कैसे करोगे, कि मशीन है क्या? तो बोला महिलाओं को काम में लगाएंगे। आपको मालूम है कारपोरेशन में वो जो कचरा जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ऐसे हजारों महिलाएं ये काम करती है, उसको वेस्ट को निकाल के एक करती है। अभी गुड़गांव से मुझे एक महिला उद्योजक आई थी, आज ही मिली थी, तो लड़की ये काम करती है स्क्रैपिंग का। वो कह रही, मैंने उसको कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को पढ़िए, और ये जो टूटा हुआ आएगा उसको मशीनरी भी होगी और उससे
एल्यूमिनियम कॉपर बाहर निकालना पड़ेगा, वो काम भी रोजगार के रूप में मिलेगा। और इसकी शॉर्टेज है, जो इंपोर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम कॉपर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है स्टील की, और देश में वो देंगे तो नेचुरल यही की मार्केट मिलेगा, तो इसमें कोई पॉलिसी की जरूरत ही नहीं, डिमांड ही ज़्यादा है। सर एक सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने कहा कि 1 करोड़ का आपका असेसमेंट है कि इतनी गाड़ियाँ स्क्रैप के लिए तैयार हैं, 50 से 70 स्क्रैपिंग सेंटर अगले 5 साल का जो टारगेट है वो है। अधिकतर अभी भी एमओयू के स्टेज पे ही है, एमएसपीसी है, लेकिन बाकी जो एमओयू है भी वही चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि और अगले साल आप पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि देखो वेटिंग लिस्ट हो। पहली बात तो हमारी पॉलिसी को भी वैसे थोड़ी देरी हुई। मैं जो 2015 में इसके ऊपर हमने काम शुरू किया, अब उसको काफ़ी पॉलिसी बनाते बनाते, क्योंकि नया विषय था और वर्ल्ड में था ये, ज़्यादातर जापान और बेल्जियम 2 देशों में ये पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है। हमने वर्ल्ड की सब पॉलिसी के अध्ययन किए, जर्मनी, जापान, बेल्जियम, ये सक्सेसफुल है वहाँ। ये सब करते करते हमें और अप्रूवल लेते लेते, आपको तो पता है सिस्टम में हमको सब जगह जाते जाते वैसे भी थोड़ी देरी हुई है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसमें कितना प्रॉफिट है ये समझती है, और आपके मार्फत ये जो मैं बता रहा हूँ अच्छा आर तक जाएगा, तो इतना तो कोई इंडस्ट्री में है नहीं सर। तो ये जब मालूम होगा तो बहुत लोग इसको डालेंगे, और मेरे को इतनी इंक्वायरी आ रही है, और मैंने इनको पॉलिसी में कहा ये रजिस्ट्रेशन करो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, हर आदमी को सैल्यूट ठोको, तो बंद करो, ये कुछ नहीं होगा। एक डिजिटल फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, ऑफिस में आना नहीं, लो और काम शुरू। इवन इन्वायरमेंट को ये कम करने वाला, क्योंकि गाड़ी को स्क्रैप करना, उसमें इन्वायरमेंट वालों के नियम थे, तो उनको कहा कि आप भी इसको एकदम सिंपल बनाइए। तो मुझे लगता है ये पूरा विन है, 2 साल के अंदर हिंदुस्तान में 300 यूनिट चालू हो जाएंगे ऐसा। सर मेरा एक सवाल है कि थोड़ा सा इससे अलग है, अफगानिस्तान में तमाम जो इन्वेस्टमेंट है, आज का अपना यही है, भंगार का ही विषय है, यही है सर। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सर एक सवाल मेरा है कि जो पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप हो गई, जो भी जिसकी गाड़ी होगी, तो उसका क्या रेट, जैसे कुछ अमाउंट होगा उसका, जो वो चाहता जो गाड़ी का ओनर होगा, तो वो किस लिहाज से तय? नए गाड़ी के कॉस्ट से 6 से 4% रहेगा सर। उसका रेट का फॉर्मूला क्या है, ये कौन सा है? देखो ये मार्केट ड्रिवन है। अब क्या होगा, 4 सेंटर तैयार होंगे ना, जैसे आज होगा ना, इंडिगो बोलता मेरा दिल्ली का टिकट, मुंबई का टिकट 6000 का, तो स्पाइस बोलता 5500 का। तो ये धीरे धीरे 4-5 सेंटर होंगे, तो जिसको भंगार ज़्यादा चाहिए वो बोलेगा मेरा रेट होगा, तो नेचुरली मार्केट ड्रिवन है। सर ये टेस्ला का क्या स्टेटस है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, दे फील थ्रेटेंड कि टेस्ला यदि आ जाएगी, उनको इतनी सब्सिडी सरकार देगी लाने के लिए हिंदुस्तान, तो उनका मार्केट खराब हो जाएगा, तो आप दोनों को कैसे बैलेंस करें? सर अभी सबको फ्यूचर बाइक है। मैंने एक बताया कि 2 चीज़ों में हिंदुस्तान रिकॉर्ड करता है, एक पॉपुलेशन को बढ़ाने में और दूसरा ऑटोमोबाइल व्हीकल को बढ़ाने में। दोनों भी काम गति से शुरू है, आप चिंता मत करिए, कितने भी ब्रांड आएंगे तो भी सेल मिलता है आपको। मैं ताजुब होगा, मैं जगह जगह जाता हूँ ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते, छोटे छोटे लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे, बाइक बना रहे, कोई कानपुर में बना रहा, कोई लखनऊ में बना रहा, और अच्छे मॉडल्स है उनके। तो ये अभी धीरे धीरे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, कॉस्ट और क्वालिटी, उससे ब्रांड वैल्यू लगती होती है। काफी लोग आ रहे हैं। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी में आपने जो कुछ भी मतलब अभी इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन के एक्सप्लेन किए, मुझे अच्छा लगा है। मुझे ये जानना जरूरी है कि जो स्क्रैपिंग पॉलिसी में आपने जो आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो आपने क्या फोर्स करेंगे स्टेट को, जो यहाँ ही बनाना पड़ेगा? नहीं, हम क्यों फोर्स करेंगे, जो मार्केट में जिसको देना है उसको बेचे, जिसको स्क्रैपिंग करना है करे, जिसको जो करना है करे। हमने इसमें से कोई रिस्ट्रिक्शन रखे नहीं। मैं तो आगे कह रहा हूँ, आपका मुद्दे मेरे मुद्दे को मिस इंटरप्रेट मत करना। मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड में जितना भंगार पड़ा होगा, 2 लाख टन के शिप में कांडला लेके आओ, टूटीकोरिन लेके आओ, और वो और सस्ता आएगा, और वहाँ जाके अभी भंगार की कीमत बढ़ रही है। तो ये तो फायदेमंद है, और इतना शॉर्टेज है कॉपर का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, ये हमारे देश के लिए बहुत फायदा होगा। अब तो हम स्टील और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर कोई ऐसी गाड़ी जैसे काफी पुरानी हो, उसको हेरिटेज के तौर पे संभाल के रखना चाहे कोई, तो उसके लिए भी इसमें नियम अलग पॉलिसी बनाई है। हेरिटेज की गाड़ियों को सब हमने अलग प्रकार का कंसेशन दिया है,
और हेरिटेज वालों की एक एसोसिएशन है, तो मुझे मिले, उनसे मैंने पूरे सजेशन लिए और हेरिटेज वालों को हमने कंसेशन दिए। अब ये गाड़ी तक पूछे, आगे आदमियों के लिए मत पूछे। ठीक है।